वेलकम बैक सामीन। हमारे गेस्ट आ चुके हैं और सर खुशामदीद। मुजाहिद नदीम साहब हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी माशाल्लाह जो एक्सपर्टी है वो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है और आज एक बड़ा डिफरेंट सा हमारा प्रोग्राम होएगा कि हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो मिथ्स हैं और जो बेशुमार बातें कही जाती हैं, बेशुमार चीज़ें तो ऐसी हैं जो नॉलेज नहीं होता और सोसाइटी कमेंट कर देती है, तो हम चाहेंगे वो सारे मिथ्स को भी क्लियर करें और आपसे पूछें। इसके साथ हमारे साथ जो सेकंड हमारी गेस्ट हैं वो गायत्री भट्टी हैं और गायत्री की जो उनकी स्पेशलिटी है वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेज कर रही हैं स्टॉक एक्सचेंज में और इसके साथ साथ वो बेशुमार अवेयरनेस के जो उनसे सेशंस भी कंडक्ट करती हैं इंस्टीट्यूट्स में भी और वहां पर भी। गायत्री आपको भी वेलकम। थैंक यू सो मच। सर मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या है ये स्टॉक एक्सचेंज, होती क्या है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप माशा अप्रिशिएट करता हूं आपकी एफर्ट्स को कि स्टॉक एक्सचेंज को आम पब्लिक तक पहुंचाने में, कि इसके बारे में जनरल पब्लिक को एक्चुअली बहुत कम पता है स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, तो आपकी ये एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूं। वेलकम सर। और स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली एक ऐसी जगह का नाम है, ये बल्कि इसको मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताऊं कि 1994 में से पहले तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में आउटक्राई सिस्टम होता था। वहाँ पर एक ये था कि बायर एंड सेलर्स को स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में आना पड़ता था। तो 96 में हमने एक आईटी की डेवलपमेंट की जिसमें एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया और वो सिस्टम दिया जो थ्रू कंप्यूटराइज। कुछ जरूरी नहीं है अब कि तमाम बायर एंड सेलर को स्टॉक एक्सचेंज की प्रीमिसेस में आना पड़े, वो कहीं भी बैठकर आप स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स जो कि कंपनी यहाँ पर लिस्टेड होती हैं, यहाँ पर तकरीबन 431 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो जिसमें बायर एंड सेलर अपना वो आप ट्रेड कर सकते हैं आगे। तो स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली ये एक दिस इज द इन्वेस्टमेंट मोड ऑफ द विच इज डूइंग बाय द जनरल पब्लिक, कि वो जनरल पब्लिक आती है और जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि जनरल पब्लिक अपने थोड़े से कैपिटल के साथ भी किसी ब्रोकर के थ्रू आकर अपने ट्रेड आप शेयर्स का बाय एंड सेल कर सकती है। तो और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि जितनी भी मसलन एक इन्वेस्टर्स है जनरल पब्लिक का, वो या तो अपनी कैपिटल को बैंक में रखेगा या उसकी कोई चीज और खरीदेगा, तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो आपके इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आता है। जी। तो ये फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज्यादा रोल जो स्टॉक एक्सचेंज जो प्ले करती है वो ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके कैपिटल को, आपकी सेविंग को, जो बचत आमतौर पर लोग करते हैं, उसको मोबिलाइज करती है इनटू द इनकम स्ट्रीम। मुजाहिद साहब ये देखें, मतलब जब से मैंने होश संभाला है हम टीवी देख रहे हैं और रोज हमें खबरों में बताया जाता है कि जो इंडेक्स है वो यहाँ पर है और यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के नाम से सब वाकिफ हैं। इतनी ज्यादा मिथ्स क्यों? इसमें एक्चुअली होता है ये, चूंकि ये स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसमें लोग देखा देखी इन्वेस्टमेंट तो कर रहे थे बट दे डोंट नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, के स्टॉक किस कंपनी में उन्होंने शेयर्स बाय करने हैं, किस कंपनी में उन्होंने शेयर सेल करने हैं, उन्होंने क्या आगे करना है। वो एक्चुअली सिर्फ किसी के एडवाइस पर, जब देखिए आप जब भी अपना कैपिटल कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए। सही। सबसे पहले आप उसके बारे में कोई थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें एक्चुअली लोग जब आते हैं तो वो इस तरह वो किसी के एडवाइस पर ऐसे कोई गलत शेयर्स गलत किसी कंपनी में जो कि इतनी ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होती या रिटर्न नहीं होता, वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं। सही। फिर दूसरा ये है कि इसमें अपनी हमेशा स्पेयर मनी को इन्वेस्ट करें। इसमें लोग लिवरेज पोजीशंस ले लेते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। उसमें ये होता है चूंकि जो मार्केट बहुत ही सेंसिटिव है इंटरनेशनली और इंटरनली, अगर नेशनल लेवल पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, IMF ने आपका कर्जा बंद कर दिया, तब भी वो इसका इम्पैक्ट इस पे बहुत जल्दी आता है। तो जब आपने अपने स्पेयर कैपिटल को इन्वेस्ट किया और अपने शेयर्स आपने उठा लिए, तो फिर ये होगा फॉर द टाइम बिंग मार्केट नीचे आएगी, आपके एसेट्स की वैल्यू वो रिड्यूस होगी, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप लिवरेज पोजीशन में जाते हैं और मार्केट में जिस तरह आजकल देखें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, तो उसमें मार्केट को प्रॉब्लम्स है, हर तरह का बिजनेस जो है वो स्ट्रक हुआ और बेशुमार प्रॉब्लम, इंडेक्स भी बड़ा नीचे मेरा ख्याल है। अब ये देखें, जब ये जो स्कैम आजकल आप देख रहे हैं इस्लामाबाद में जो शो हो रहा है पोलिटिकल पार्टीज का, उसमें देखिए 1300 पॉइंट मार्केट एक दिन में नीचे आई, जो कि हिस्टोरी में कभी नहीं हुआ। तो ये इतना ज्यादा सेंसिटिव मार्केट है, इसमें आप सिर्फ स्पेयर मनी को इन्वेस्ट करें और अच्छे फंडामेंटली जो शेयर्स हैं उनको आप उनके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा रिटर्न आएगा।
नहीं, इसमें कंसल्टेंसी किस तरह की लेनी चाहिए? मतलब फर्ज करें कि मैं ही हूं और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुझे किससे कंसल्ट करना चाहिए? क्योंकि मैं अगर सुना है चाचे मामे बाबे या किसी कजन से पूछूंगा, एक बन गया है, हमारे यहाँ बड़ा अजीब कल्चर है, अगर एक की लॉटरी या एक का प्राइज बॉन्ड निकल आता है ना, सारे कहते हैं तरीका ही है। अब अगर कोई बन गया है तो क्या मैं उससे पूछूंगा या कोई एक्सपर्ट्स मौजूद है? इसके एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो उनकी रिपोर्टें आती हैं। फिर दूसरा ये है कि आपको गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उस पे आपको स्टडी होनी चाहिए। फिर सेकंड ये है कि आप अगर माइक्रो लेवल पे चले जाएं कि 431 कंपनियां हैं, आप उसमें सबसे पहले ये देखें कौन सी कंपनीज है जिनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छी है, वो आपको पे आउट रेगुलरली दे रही है, उसका बिजनेस स्कोप अच्छा है, और वो उसके जान के टेक्निकल फंडामेंटली आपको देखना चाहिए। तो जो कंपनी जिसकी हिस्ट्री अच्छी है कि वो आपको डिविडेंड रेगुलरली दे रही है, जिसमें आपका जाके सीमेंट सेक्टर है, आपका ऑयल एंड गैस है, आपके ये बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ ऐसी कंपनीज है। अगर आप टेक्सटाइल को ऐसा शेयर्स ले रही हैं, टेक्सटाइल का आपको पता है बिजनेस आजकल क्या वो इतना फ्लोरिश नहीं है, तो ऑयल एंड गैस है, सीमेंट, आप इन अगर कंपनीज में अगर करेंगे, जैसे फर्टिलाइजर है, ये बहुत अच्छे पे आउट देते हैं, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बड़े अच्छा रिटर्न मिलेगा। सर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, और एक छोटी सी ब्रेक के बाद जोन सा ना बड़ा एक क्रिटिकल सा सवाल आपसे मैंने पूछना है। सवाल पहले बता देता हूँ ताकि सुनने वाले भी साथ रहें। जिस तरह सर एक ब्रांड बन गया गुल्लू भट्ट, और इसी तरह क्या स्टॉक एक्सचेंज में भी? जी वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज है FM 98.6 की। और आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 0423-628-2620, मैसेज भी कर सकते हैं 8881 पे। सामीन, हम बात कर रहे थे कि जिस तरह एक ब्रांड बन गया है, ब्रांड नेम बन गया है कि किसी भी सिस्टम में गुल्लू भट्ट हो सकता है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में भी गुल्लू भट्ट है? हम मुजाहिद साहब से पूछ रहे थे। बिल्कुल जी, स्टॉक से भी गुल्लू भट्ट नाम की जो फैक्टर हैं वो बड़े एक्टिव हैं। एक्चुअली इनका हुआ ये है कि जब 2003 का क्राइसिस आया, फिर 2005 का क्राइसिस आया, फिर 2008 का क्राइसिस आया, तो इन क्राइसिस के बाद हमारे जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसने रेगुलेटरी काफ़ी चेंजेस किए हैं और काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जिससे इन जो कार्टेल बनाते हैं और जो बिग फिश जो के नाम बड़े मशहूर हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो एक्चुअली मैनिपुलेट करते हैं प्राइसेस को और स्टॉक एक्सचेंज को अपने हिसाब से। अच्छा जी। तो इनके लिए जैसे ही जो हमारे पास अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के इम्प्लीमेंट हुए हैं, और फिर दूसरा ये है कि SECP और स्टॉक एक्सचेंजेस जो कि फ्रंट एंड रेगुलेटर है, इनकी कोलैबोरेशन से, और फिर दूसरे हम और भी दूसरी एंटिटीज इसमें अब खैर हम ले रहे हैं, तो इन्होंने इन्वेस्टर की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो इन्होंने कंडक्ट किए हैं डिफरेंट जगह पे। अच्छा जी। क्योंकि ये जो गुल्लू भट्ट टाइप जो कि यहाँ पर बिग फिशेज जो स्टॉक एक्सचेंज में, ये ज्यादातर इन्वेस्टर्स की अनअवेयरनेस जो है उससे एक्चुअली ये फायदा उठाते हैं। तो जहालत कैश करनी तो बड़ी आसान है, वैसे सच्ची बात है, वो किसी भी शोबे में हो, पीरी मुरीदी में हो या कहीं, तो सर ये तो पैसा इन्वॉल्व है ना, क्लियर कट पैसा इन्वॉल्व है, क्या वाकई ही उस अवेयरनेस का कोई फायदा होता है? बिल्कुल जी, उसमें ये होता है कि हमारे जो रिलेटेड एंटिटीज हैं, मसलन सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनियां जो कि कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है शेयर मार्केट को, इस तरह से नेशनल क्लियरिंग कंपनी है जो कि सेटलमेंट करती है तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस की, सेंट्रलाइज जो। अच्छा, सेंट्रलाइज है तीनों जी हाँ। तो CDC ने भी इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस के लिए, नेशनल क्लियरिंग ने भी, और इस तरह लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की मैं अगर स्पेशली बात करूं तो हमने भी अप्रैल 2013 से ये SMS अलर्ट जो है वो इन्वेस्टर्स को दिए हैं कि जैसे ही वो ट्रेड करता है तो डे एंड पे उसको SMS अलर्ट हम जनरेट कर देते हैं, उसे पता चल जाए कि उसकी क्या क्या एक्चुअली आज के ट्रेड हुई हैं। क्योंकि ज्यादातर जो डिस्प्यूट्स हमारे सामने आए हैं वो हुए अनऑथोराइज ट्रेडिंग के, कि वो ब्रोकर्स ने इन्वेस्टर्स के अकाउंट में कुछ ऐसी जनरेट कर दी, उनके जो एजेंट्स वगैरह हैं, जो कि उसने उसे कही नहीं हुई थी कि जो बाय एंड सेल करो, वो सिर्फ जस्ट टू अर्न द कमीशन वो उनकी ट्रेडिंग बड़ी हैवी किस्म की करते हैं। इसी तरह से जो कार्टेल्स हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं स्टॉक एक्सचेंज में, अब वो उनको भी काफ़ी हद तक ये जो रेगुलेशंस हैं उन्होंने स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि वो अब इस तरह की ऐसी कोई हरकत नहीं कर सके, क्योंकि सर्वेलेंस डिपार्टमेंट जो स्टॉक एक्सचेंजेस का भी है, इस तरह से SECP जो हमारी एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो काफ़ी सख्त मॉनिटरिंग करती है।
सर शेयर लेने का मेथड क्या मतलब कैसे शेयर लिए जा सकते हैं, हाउ वी कैन? चूंकि एक जनरल इन्वेस्टर जो पब्लिक है वो डायरेक्टली सेल एंड परचेज नहीं कर सकती स्टॉक मार्केट में। अच्छा जी। दे हैव टू कम थ्रू द ब्रोकर्स। ओके। तो ब्रोकर जो है उसको लाइसेंस करती है स्टॉक एक्सचेंजेस। अच्छा जी। और वो रजिस्टर होता है SCCP के साथ, जिसके बाद वो एलिजिबल होता है कि वो अपनी और अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे बाय एंड सेल कर सके, ट्रेड कर सके। तो उसको ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। ब्रोकर उसके दो किस्म के अकाउंट ओपन करता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है CDC सब अकाउंट। तो ज्यादातर जो डिस्प्यूट आते हैं वो ये होता है कि वो उसके ट्रेडिंग अकाउंट की लेजर स्टेटमेंट तो ले लेते हैं, बट उनके शेयर्स कहाँ प्लेस हैं वो उनसे स्टेटमेंट नहीं लेते। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को हम ये एजुकेट कर रहे होते हैं कि CDC के सब अकाउंट की स्टेटमेंट जरूर लें, ताकि आपको पता चले कि आपने जो बाय किया वो आपके शेयर आपके अकाउंट में एग्जिस्ट करते भी हैं, जाके ब्रोकर खा पी गए। ओ, ये बड़ा खौफनाक वैसे काम है जी। आप सही फरमा रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव सा काम है। वैसे पहले मेरा प्लान था, मेरा प्लान नहीं है, मैं डर गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जो उनसे वो अवेयरनेस के बगैर तो बड़ा खतरा है ना जी, इसको सीखे बगैर समझे बगैर बिलखसूस। अब ये मैं पूछना चाहूंगा शेयर एक्चुअली होता क्या है? बड़े आसान, मेरे बच्चों वाले सवाल तो नहीं लग रहे वैसे। नहीं, ये बिल्कुल आम इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि शेयर्स जो होते हैं पहले तो फिजिकल 2003 से 1998 से पहले तो ये फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे जो इशू होते थे। अच्छा जी। उसके बाद जैसे ही ये सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी बनी, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है, दूसरी कंट्रीज में भी है, तो पाकिस्तान में भी इन तमाम फिजिकल सर्टिफिकेट्स को बुक एंट्री फार्म में कन्वर्ट किया गया। अच्छा जी। कि अब आपको कंप्यूटर में ही ये आते हैं, फिजिकली इनकी सेल एंड परचेज नहीं होती। सही। तो आपने ये शेयर्स एक्चुअली होता है जब भी कोई नई कंपनी आती है तो वो अपनी ओनरशिप अपने तमाम उन लोगों में तकसीम कर देती है जिनको वो शेयर्स ऑफर कर रही होती है, जिनके बेल्ट में। सही। तो दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ ओनरशिप एक्चुअली, जो कि आप उसके बाद आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं कि आप उसके डिविडेंड लें, उसकी एनुअल रिपोर्ट लें, उसकी बुक्स आप चेक कर सकते हैं। और व्हाट इज बुक बिल्डिंग? हाँ जी, बुक बिल्डिंग में है कि जैसे कोई नई कंपनी आती है अपने शेयर्स ऑफर करती है, तो नई कंपनी इसलिए आती है कि उन्होंने अपना कैपिटल रेज करना होता है। सही। क्योंकि वैसे तो आप बैंक में जाएंगे, जाहिर है आप कुछ चीज मॉर्गेज करेंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पे करना पड़ेगा, तो कॉस्टली होता है, या आप अपना कैपिटल इंजेक्ट करें। सही। तो इसका जो चीपेस्ट वे है कि विदाउट इंटरेस्ट फ्री, यानी कि आपको जो कैपिटल मिलता है वो यही होता है कि आप पब्लिक में जाएं और उसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स ऑफर कर दें, फ्लोट कर दें शेयर्स। सही जी। तो इसमें ये होता है कि अब स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करती है, जिससे आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। ये होता है सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट, अच्छा, इसमें फिर दूसरा ये है कि शेयर्स जो होता है ये एक्चुअली बुक बिल्डिंग, ये एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है। ये रिसेंटली ज्यादा देर नहीं हुई इंट्रोड्यूस हुए पाकिस्तान में। तो बुक बिल्डिंग में ये होता है कि ये तमाम जितने भी हाई वर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन, उनको ये ऑफर किया जाता है, क्योंकि इसमें आम स्मॉल इन्वेस्टर बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसमें कम से कम 10 लाख रुपए से आप शेयर्स को अपनी बिड डाल सकते हैं। सर, जो कंपनी आपके मतलब पास आती है जिसको उसने शेयर आगे ऑफर करवाने हैं, स्टॉक एक्सचेंज ने को क्राइटेरिया तय किया हुआ है? बिल्कुल जी। उसको मतलब टेस्ट करने का या उसके सारे फ्यूचर को देखने का, उसके विजन को देखने का, और क्या वो वाकई कॉर्पोरेट रखती है, ऐसा उसका कोई है सिस्टम कि वो चलेगी कल को? जी बिल्कुल, ये इस तरह होता है कि वो एक तो कंपनी वो ऑपरेशनल होनी चाहिए, 2-3 साल कम अज कम वो इन ऑपरेशन में होनी चाहिए। अच्छा। फिर उसकी बैलेंस शीट, उसकी फाइनेंशियल वगैरह सारे वो चेक किए जाते हैं। सही। उसके बाद वो वैसे भी डायरेक्टली तो नहीं आती, वो चूंकि उनके वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के थ्रू आते हैं। सही जी। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उनको इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करने के बाद फिर तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास सबमिट करवाते हैं। हम उनको इवेल्युएट करते हैं कि वाकई ये कंपनी की जो मसलेट से कि कंपनी फेस, वैसे तो तमाम शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। सही जी। अगर वो प्रीमियम पे कर रही है तो हम ये देख रहे होते हैं कि जिस रेट पे जो ऑफर कर रही है क्या इस कंपनी की वर्थ है। सही सही। सामीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं दोबारा, और जब मुश्किल बातें हो रही हैं तो फिर गाना अच्छा सा सुनना चाहिए मुझे। सब इस ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा कि हम गायत्री को शामिल करें, और गायत्री के मैं पहले बता चुका हूं उनकी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन देख रही हैं स्टॉक एक्सचेंज का, और इसके साथ अवेयरनेस जो कैंपेन चल रही हैं उनको भी देख रही हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस सामीन। कासिम अली शाह, मंजिल का मुसाफिर, और आवाज है FM 98.6 की। अब हम बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, और सारी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं और क्या होते हैं शेयर्स, और शेयर के साथ साथ ये भी हमने पूछा कि कैसे जो है वो इसकी नॉलेज लिया जाए, कैसे इस काम में आए, और
कौन से मिथ्स हैं, ये सारी बात हुई। अब हम बात करेंगे गायत्री भट्टी से, और गायत्री जोन सी हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस देख रही हैं, इसके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम सारे मैनेज कर रही हैं। और मेरी भी मुलाकात बल्कि गायत्री से एक अवेयरनेस प्रोग्राम पे हुई थी जहां पर मैं गेस्ट स्पीकर था और गायत्री की मेरे से पहले डिबेट थी। मैं पहले मुतासिर हो गया, ये बाद में मुतासिर हुई। वेलकम आपको जी। थैंक यू सो मच। अच्छा गायत्री, मैं पूछूंगा कि ये सारे का सारा जो आप अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं तो किस किस्म का रिस्पांस आता है आपको? हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है कि हम लोगों ने अवेयरनेस लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ाई है। इवन कि हम लोग नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ाने में हमने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। और जहां तक अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी जी कि आप डर गए हैं कि आप इन्वेस्टमेंट से, तो इसी तरह से हम लोगों ने बाकी लोगों में ये डर दूर करने के लिए डिफरेंट इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन शुरू किए फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एज वेल एज फॉर द न्यू इन्वेस्टर्स। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए देखें उनको नो हाउ होती है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की होती है, तो हम उनको बेसिकली उनको मजीद अगर उनकी कोई क्यूरीज होती हैं, उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर होता है जिसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, हम उनके प्रॉब्लम्स इस तरह से रिजॉल्व करते हैं कि हम उनको जाके अवेयरनेस सेशन देते हैं। हमारा प्रॉपर प्रोग्राम है कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें हमने वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ प्रोग्राम किया। देन सेकंड प्रोग्राम हम लोगों ने जनरल पब्लिक के साथ किया था। उनको गैदर किया, उनको बताया कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर आ रहे हैं तो आपको क्या फैक्टर्स देखने चाहिए, जैसे आपको कुछ नहीं पता, आप हमारा इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन अटेंड करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने किन किन फैक्टर्स को देखना होता है एज एन इन्वेस्टर। इस तरह से हम लोगों को लाइव एक जो रियल इन्वेस्टर मार्केट में मौजूद होता है उससे भी मिलवाते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है आके, वो लोगों को बताता है कि मैं इस फेज में आया तो मुझे किस किस तरह से ये ड्यूरेशन में क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, क्या मैंने अप एंड डाउन देखे। लोग उनसे फिर अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल ही, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को हमने अभी तक शोकेस भी किया है। सो हम लोगों को ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप जैसे जो आम लोग हैं जनरल पब्लिक में से ये डर निकले और वो इस तरफ आए। आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, हम किटी पार्टी की एग्जांपल लेते हैं। एज एन फीमेल मेरी मदर भी अगर देखा जाए तो वो कमेटी के बारे में बड़ी इंटरेस्टेड थी, कमेटी डाली, ये वो समझती है कि हम देख रहे हैं एग्जैक्टली वो समझती है कि ये सबसे अच्छा तरीका है सेविंग करने का। लेकिन अगर आप एक चीज देखें तो इन द एंड और रियलिटी में वो अपने मनी को लूज कर रही होती है। अगर आप 50,000 की कमेटी डाल रही हैं और 5,000 से डाल रहे हैं, एट द एंड जब डे एंड पे आपकी कमेटी निकली तो आपको कहा जाता है चलो जी हमें पार्टी दो, ट्रीट दो, तो वो 50,000 आपका कन्वर्ट हो जाता है एटलीस्ट 40 में। सही जी। और अगर आप यही इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में उठा के करते हैं, पार्टी नहीं देनी पड़ती, तो आपको एक तो पार्टी नहीं देनी पड़ती, दूसरी बात ये कि आपको वो 50 चांसेस होते हैं 60 भी बन सकता है, 70 भी बन सकता है अगर आप एक केयरफुल अवेयरनेस रखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अल्टीमेटली देखा जाए तो पार्टीज जो कमेटीज होती हैं उनमें आप अपनी वैल्यू लूज कर रहे होते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू। आखिरी कमेटी निकली तो तब तक पैसा पता नहीं कितना डिवैल्यू हो चुका है। एग्जैक्टली। देखिए आपको कोई कंफर्म थी, आपको साल के बाद भी कमेटी मिल सकती है। सो हम लोग फीमेल्स को भी प्रमोट करें, इसलिए हमने वुमेन चैम्बर के साथ भी ये प्रोग्राम किया था। हम लोग फीमेल्स को भी इसलिए फोकस किया था उस टाइम में। अब हम जब जाते हैं हम सारे स्टूडेंट्स को भी अवेयरनेस देते हैं, क्योंकि एज एन गर्ल बॉयज या जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन सबको हम अवेयरनेस देते हैं कि दिस इज द राइट प्लेस। इवन कि जो इन्वेस्टर हमारे पास हैं उन लोगों का भी मेन मैसेज यही है कि ये यूथ के लिए सबसे अच्छी प्लेस है। अच्छा गायत्री, यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि बेशुमार अब जो उनसे एंटरप्रेन्योर्स बुलाए जा रहे हैं, क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया या आप करना चाहेंगी कि यूनिवर्सिटीज में आप पूरा अपना पैनल लेकर जाएं, आप भी जाएं और आपका जो उनसे एक सक्सेस स्टोरी है इसमें वो भी जाए, और जो आज इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, उनको भी पता लगे कि ये सारे के सारे जो मिथ्स फैले हुए हैं ये रियल नहीं है। असल में कासिम मैं आपको बताती जाऊँ, हम लोग इस प्रोग्राम से सिलसिले में हम ऑलरेडी इस पे काफी वर्कआउट कर चुके हैं। 2 साल से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसको हम नाम देते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव के नाम से। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम अप्रोच ही सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। हम मोर देन 600 स्टूडेंट्स को अप्रोच कर चुके हैं और 40 इंस्टीट्यूशन को नेशन वाइड अप्रोच कर चुके हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जाके अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज फुलफिल करा है इन कोलैबोरेशन विद सेफ, जिसमें हम जाते हैं स्टूडेंट्स को अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या कैपिटल मार्केट्स हैं, इनमें कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, क्या मार्केट्स में आजकल ट्रेंड चल रहा है। और ना सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फिर हम एक अपनी ऑनलाइन गेमिंग भी ऑफर करते हैं वर्चुअल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन के नाम से, जिसमें स्टूडेंट लर्न करते हैं कि कैसे एक इन्वेस्टर मार्केट में आके ट्रेड करता है। हम उनको ये सारा प्लेटफॉर्म इसीलिए प्रोवाइड करें कि हम उनको बता सकें कि ये भी एक जगह है जहाँ पे आप अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत आला। क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट में जो उनसी प्राइसेस हैं अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं? इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि एक स्टॉक जो आप
परचेज करने जा रहे हो किसी भी कंपनी का, उसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स असरअंदाज कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको कैसे पता चलेंगे, उसके मार्केट फैक्टर्स होते हैं, वो आपको कैसे पता चलेंगे, आप न्यूज़पेपर देखो, ठीक है। उसके अलावा आपकी कंपनी स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, वो आपको कहाँ से पता चलेंगी, जो कंपनीज होती हैं उनकी आपको पता है प्रोस्पेक्टस होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आप उसमें से देखो, उनमें से आप उनकी एसेट लायबिलिटी पोजीशन देखो। अब एनुअल रिपोर्ट्स आपको कैसे मिलेंगी, वो आपको स्टॉक एक्सचेंज से अवेलेबल हो सकती हैं। इन द सेम वे ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं कि कैसे किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस अप जा रही होती हैं, डाउन जाती हैं। अच्छा, इसमें पढ़ा लिखा होने का कितना फैक्टर है? मतलब एक है अवेयरनेस जी, वो बाज़ों का तालीम के बगैर भी होती है, और एक है कि बंदा जोन सा है वो इसकी कोई बाकायदा तरबियत ले। यानी एक सवाल के साथ मैं पैरेलल सवाल ये भी रख लेता हूँ, क्या यूनिवर्सिटीज जोन सी हैं इसको पढ़ा रही हैं एज अ सब्जेक्ट? यूनिवर्सिटीज इसको एज एन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं किसी हद तक, लेकिन जो एक डिटेल नॉलेज है वो हम लोग भी प्रोवाइड करें, इसीलिए हमने फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हमारा बहुत सक्सेसफुल गया है। स्टार्टिंग में ये होता था कि जब हम लोग सेशन करना चाहते थे तो हमें इंस्टीट्यूशन को जाके लॉक करना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सचेंज वाहिद है जिसके पास इतने हमारे पास सेशंस होते हैं कि हमारे पास डेट्स ही अवेलेबल नहीं होती और इंस्टीट्यूशन खुद आते हैं। माशाल्लाह, सो दिस इज द सक्सेस जो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारा जो प्रोग्राम है किस लेवल पे जा रहा है। और इस तरह से अगर किसी भी, जैसे हम लोग लाइव कॉल्स के लिए भी यहाँ पे आपके साथ मौजूद हैं, अगर इसके अलावा किसी भी किस्म के, किसी भी आम बंदों में से, जनरल पब्लिक में से किसी को भी कोई किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, वो सवाल करना चाहे, तो हमारा डायरेक्ट नंबर है 363188930। इसके ऊपर वो हमसे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी, नंबर है जी 363188930। इस पे मैं अवेलेबल होती हूँ, हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का पूरा डिपार्टमेंट अवेलेबल होता है। कोई क्वेश्चन है आप आके हमसे फ्रैंकली पूछ सकते हैं। जबरदस्त। ब्रेक पे जाते हैं लेकिन सवाल पहले छोड़ देते हैं। सवाल जोन सा मुश्किल सा सवाल है, तो सवाल ये है कि कैसे हम जोन सा है वो जो रिस्क फैक्टर है उसको मिनिमाइज कर सकें। ब्रेक के बाद जोन सा इंशाल्लाह आपसे पूछते हैं। जी सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और अब बात हम कर रहे थे स्टॉक मार्केट के हवाले से, और बड़ा एक सेंसिटिव सा टॉपिक, सेंसिटिव से इश्यूज हमने छेड़े हुए यहाँ पर। सवाल मैं गायत्री से कर रहा था कि किस तरह अपने रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। यकीनी बात है ये एक ऐसा काम है जिसमें लोग डूब जाते हैं, हमने देखा है, सुना भी है, शायद डूबे 2 हों लेकिन ऐसे लगता है 100 डूबे। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारी सोसाइटी में। जाहिर साहब ऐसा है कि हमारी सोसाइटी में एक अगर गिर जाए ना तो सारी सोसाइटी को लगता है कि सब गिर जाएंगे। पिछले बल्कि मेरी टीम में एक पर्सन ने छुट्टी कर ली, तो मैंने कहा क्या हुआ है, तो वो कहता है जी हमने सुना है कि फलाने सिटी के फलाने कोने में एक डाका पड़ा है, तो कोई हमारे साथ भी ना हो जाए। मैंने कहा यार सैकड़ों होते हैं दिन में, अब तुम्हारे साथ ही क्यों हो जाए? कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? देखिए, इसको मिनिमाइज करने का मकसद ये, सबसे पहली तो बात ये कि जो लोग डूबते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, वो इसलिए डूबते हैं क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं होती। अब मैं जब सेशन करने गई थी, सार कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे, वहां पे एक लेडी मुझे मिली, उन्होंने कहा जी मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की और मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने उनसे रीजन पूछा तो आप यकीन जाने उन्हें ये नहीं पता था कि सीडीसी क्या है, सीडीसी में उनका अकाउंट कितने होने चाहिए। ये बेसिक नॉलेज होती है जो एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जैसे कि मुजाहिद साहब ने अभी बताया था कि अब आपके शेयर जो हैं वो पेपर फॉर्म में नहीं रहे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। तो लोगों को यही नहीं पता कि अगर आप जा रहे हो सीडीसी में, तो सीडीसी में कितने अकाउंट हैं, आपका अकाउंट कैसे, आप अपने राइट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। एट द एंड लोग क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसके पीछे आपको प्रॉपरली उसके साथ इन टच रहना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या हो रहा है। आपको न्यूज़पेपर को रीड आउट करना चाहिए। जब लोग उसके साथ इन टच नहीं रहते और जब 1-2 साल बाद जाके होश आता है, तब तक सब कुछ वैसे ही खत्म हो जाता है। सो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो इन्वेस्टर का अपना नॉलेज ना होना है। सबसे पहले तो हम नॉलेज लें। और जहां तक आपने रिस्क की बात की, रिस्क को मिनिमाइज करने का देखें, एक जो बहुत एक हम बोलते हैं वर्ड, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसी तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का भी यही तरीका है कि आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उठा के सिर्फ एक ही तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर देनी। अच्छा। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पास 50,000 है। अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल आपने 15,000 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपने 50 का 50 उठा के नहीं इन्वेस्ट कर देना। अच्छा जी। आप उसमें से 15,000 फॉर एग्जाम्पल एंग्रो के शेयर्स आए उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा जी। फिर आप उसमें से 14,000 उठा के वेंसियन में इन्वेस्ट कर दें। यानी आपने एक पोर्टफोलियो बना लेना है जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी उस 50,000 को आपने डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है
कि क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देते हैं, एक कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इम्पोज हो गया, ठीक है, तो देखिए अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि आपका प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो इसका ये इम्पैक्ट होगा कि उस प्रॉफिट की वजह से आपको एज एन शेयर होल्डर रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन आपका ये जो यहाँ पे लॉस हुआ या जो कमी हो रही है आपके प्रॉफिट में, वो कवर हो जाएगी आपने जहाँ दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है। और इसके अगेंस्ट अगर एक वो इंडिविजुअल जिसने सारे के सारे 50 उठा के किया ही है कि कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट, वो कभी भी अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर सकता, मिनिमाइज नहीं कर सकता। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, सेकंड जोन सा वो एक जगह डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा कि किसी भी कंपनी के जोन सा वो क्या चीजें देखी जाए, बिल्कुल सामने रख के कि ये चीजें हैं तो ठीक है, इस तरफ हमें चला जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, मतलब क्लियर कट हमें पता हो ना। देखिए कोई भी कंपनी है, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप देखें किसी से भी पूछ लेंगे आप, जैसे आप सबको पता होगा एंग्रो एक अच्छा ग्रुप है, लेकिन हम सबको ये पता होता है, लेकिन किसी की सुनी सुनाई बातों पे कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। सही। अब एज एन एम्प्लॉय ऑफ LIC हम लोग एक नॉर्मल मार्केट में, रेगुलर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हमें अलाउ होता है कि हम IPOs में ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने अपने सारे सीनियर से सुना हुआ था कि जी एंग्रो बड़ा अच्छा ग्रुप है, एंग्रो बड़ा अच्छा ग्रुप है, लेकिन मैंने उनकी सुनी सुनाई बातों पर रिलाय नहीं किया। मैंने अपना प्रॉपर होमवर्क किया, अपने होमवर्क के थ्रू मैंने लर्निंग ली, मैंने उनकी पास्ट प्रैक्टिसेस देखी कि वो IPO में कैसे रिटर्न देते हैं, तो उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया। लाइक मैंने उनका टर्नओवर देखा, मैंने उनका प्रॉफिट देखा, अर्निंग पर शेयर देखी, ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आप देखते हो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की किस किस तरह से वो लोग रिटर्न्स देते हैं, और उस ट्रेंड को देखते हुए मैंने इस तरह से अपनी अप्रोच को अपनाया कि ये अच्छा ग्रुप है और मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करें। जैसे कि पहले मुजाहिद साहब ने भी बताया था कि कभी भी आप अपना वो वाला पैसा ना इन्वेस्ट करें जो यूज में है, हमेशा आप अपना स्पेयर मनी इन्वेस्ट करें। देखिए अगर आप मनी इन्वेस्ट करें और आपको 2 महीने बाद जरूरत पड़ गई है, आप उसमें से पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। वो पैसे इन्वेस्ट करें जो आप फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको रिटर्न भी अच्छा मिले। अगर एंग्रो वालों का IPO आया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने 25 का उनका आया था 2012 में IPO का जो शेयर था, उसका उन्होंने 2 साल बाद जो रिटर्न दिया वो 150 पर शेयर चला गया था। लेकिन देखें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो हम यही रिकमेंड करते हैं, अच्छा रिटर्न जाते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। इसी तरह से जैसे आपकी छोटी सी बात आपको बताने जो कि आपने पूछा था कि मैं अगर मार्केट में एंटर करता हूँ, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। हमारा डिपार्टमेंट ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि वो आना चाहते हैं वो हमारे थ्रू आए, हम उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह मार्केट में एंटर करना है। इसके लिए एक और स्टेप है कि हम लोगों ने अपना बेसिक ट्यूटोरियल बनाया है, जिसके ऊपर अभी डॉक्यूमेंटेशन में, हम डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम जारी है। उसकी जिस तरह ही बनेगी तो हम इंशाल्लाह कुछ ही देर में वो डॉक्यूमेंट्री भी शोकेस किया करेंगे, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप अप्रोच अपना सकते हो। उसके ऊपर बाकायदा हम एक वीडियो बनवा रहे हैं। बहुत जबरदस्त। क्या इंपॉर्टेंस है जी एक कंपनी की एसेट्स में, जो सा वो स्टॉक एक्सचेंज की? आप समझती हैं कि एक कंपनी है जिसने शेयर्स भी ऑफर कर दिए हैं, शेयर्स की अहमियत फिर क्या है उसमें? देखें आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी मिसाल लेती हूँ, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप एक फ्रेंड के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट की तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आप किस चीज के हकदार हो गए? आप उसके साथ ऑनर बन गए, ठीक है, और अब आप उसके प्रॉफिट के हकदार हैं। इसी तरह से शेयर की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मेरे पास शेयर्स हैं तो इसका इनडायरेक्टली मतलब या डायरेक्टली मतलब ये है कि मैं उस कंपनी की बहुत सारे ऑनर्स में से एक ऑनर हूँ, और मेरा राइट है कि जब वो कंपनी मेरे जो उसने पैसा यूज किया, रेस किया कैपिटल मेरे पैसे को यूज करके, और उसके बाद उसने उस पैसे को यूज करके जो एक्सपेंशन की, जो ग्रोथ की, उसके बाद वो जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो मेरे साथ शेयर करे, और जो प्रॉफिट वो शेयर करते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर करते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टॉक ब्रोकर को? ये बड़े आसान से सवाल इसलिए हैं कि मैं बिल्कुल वो मेरे बेसिक से सवाल है, और मेरा ख्याल है पब्लिक के भी यही सवाल है, और लोगों को इन्हीं चीजों का नहीं पता होता। ब्रोकर के बारे में जैसे कि मुजाहिद साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, जिसका एक दूसरा नाम कैपिटल मार्केट भी होता है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास राइट नहीं है कि आप डायरेक्टली आके शेयर्स को परचेज करो या सेल आउट करो। उसके लिए मार्केट्स में मेंबर्स बैठे होते हैं जिनको हम ब्रोकर्स का नाम लेते हैं, जो हमारे
हमारे बिहाफ पे बाइंग या सेलिंग करते हैं, उनको हम स्टॉक ब्रोकर्स का नाम देते हैं। हम लोगों ने इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच भी बनाई हुई है, हमारे ट्यूटोरियल बन रहा है, उस ट्यूटोरियल की हम इंशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो हम इनको फर्दर लोगों के लिए ईज पैदा करने के लिए भी स्टेप्स ले रहे हैं, ताकि लोगों को जितना ज्यादा फेमिलियराइज कर सकें उतना कर सकें। अच्छा, पिछली बेशुमार गवर्नमेंट्स देखते हैं हम लोगों ने, मतलब ये पीएमएलएन का दौर गुजर रहा है, और उससे पहले जो उनसा पीपीपी का दौर था, उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर था, उससे पहले भी यानी सिस्टम्स ऐसे चेंज होते रहे। आप अगर इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो सबसे बेहतरीन इंडेक्स और सबसे बेहतरीन मार्केट जो सी किस दौर में रही? मुजाहिद साहब हमें बताएंगे। मिड 90s में आपने देखा होगा कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, अच्छा, मुस्लिम लीग की। अच्छा, तो सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया प्राइवेटाइजेशन पे। अच्छा जी। उस प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में आपकी स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आई जो लिस्ट होने जा रही थी। उन्होंने पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए। अच्छा जी। प्राइवेटाइजेशन का एक्चुअली मेन जो फोकस होता है गवर्नमेंट का, वो ये होता है कि अपनी एक तो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज होती हैं गवर्नमेंट की अपनी, जो उनको प्राइवेटाइज करती हैं, तो कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट और उसके फ्रूट्स जो हैं वो जनरल पब्लिक तक पहुंचाए जाएं। ठीक हो गया। उसका यही एक तरीका होता है कि स्टॉक सेलिंग के थ्रू उस कंपनीज के शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए जाएं, ताकि हर कोई अपनी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी उनके कंपनीज का एक ओनरशिप ले ले और उसकी जो इंटाइटलमेंट है उसका वो हकदार हो जाए, क्योंकि कंपनी ने पैसा इकट्ठा करके अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, और उसके बाद फिर वो एनुअली, बाई एनुअली, इवन के क्वार्टरली वो स्टेटमेंट्स अपनी पहुंचाते हैं, जो भी उनका होता है उसका मुनाफा वो अपने शेयर होल्डर में तक। मिनिमम क्या टाइम होता है कि मतलब इसके बाद उसने अनाउंस कर देना है? नहीं, इसका कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं होता कि कंपनी ने, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है कंपनी। बाज़ के बाद कंपनी जो होती है कि उसने अर्न किया होता है लेकिन वो रिजर्व में ले जाती है, क्योंकि नेक्स्ट उसके प्लान इस तरह होते हैं जिससे उनको पैसा मजीद चाहिए होता है, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। ये कंपनीज की अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय अगर उसके नेक्स्ट ईयर में प्लान्स ऐसे हैं एक्सपेंड करने के, तो वो उसको रिजर्व में ले जाए, और नेक्स्ट ईयर फिर वो जाहिर है जब उसका कंपनी का एक बिजनेस एक्सपेंड हुआ होगा तो वो एक बेहतर अंदाज में अच्छे डिविडेंड अपने शेयर होल्डर में तकसीम कर सकती है। मुझे ऐसा मेंशन करती हैं कंपनीज की हमारा ये टाइम ड्यूरेशन होएगा, इसके लिए हम ले रहे हैं आपसे इन्वेस्टमेंट, और इतने टाइम के बाद जो सा नहीं अनाउंस नहीं करती। ये एक्चुअली होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 2-3 किस्म की होती है। एक होती है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है जी, जिसमें कि आपके पास ये डेट सिक्योरिटीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ जाते हैं, ट्रेजरी बिल। ये इन्होंने तो एक टाइम फ्रेमवर्क दिया होता है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, स्कूक है, कि आपको कूपन रेट हर 6 मंथ के बाद इस हिसाब से आपको पे कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये इक्विटी में कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं होता कि आपको इतनी देर बाद आपको डिविडेंड दिया जाए। ये तो आपके कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन और मार्केट की सूरत हाल से आपको इसमें ज्यादा अर्न हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। आपको आइडिया होगा कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो इसमें इक्विटी में ज्यादा रिटर्न के चांसेस होते हैं। सही 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 सही। आज का बड़ा मजे का प्रोग्राम रहा जी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सामीन जो उनसे हैं वो उन्होंने प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, और मेरा ख्याल है कि जो उनसे ना ये एक ऐसा जो उनसा हमारा प्रोग्राम था जिसमें मतलब कई सवाल मजीद भी उठते हैं, और उन सवालों को हम नेक्स्ट, मैं चाहूँगा कि कभी हमें मौका मिले तो हम उन सवालों के बारे में भी पूछें, उन सवालों को भी सामने लेकर आए। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने सुना। मैं अपने दोनों गेस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, गायत्री भट्टी का और मुजाहिद नदीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना टाइम निकाल के आना और हमारे सामीन को इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देना। मैसेज आप कोई देना चाहें तो बल्कि मैं चाहूंगा कि दोनों ही एक एक हमें मैसेज अच्छा से दे दे। एक रवायती सा स्टाइल है कि प्रोग्राम के एंड पे हम चाहते हैं कि जैसा मैसेज जोन सा ना वो आपकी। गायत्री, आप कुछ कहेंगे? जी, मैं तो यही चाहूंगी लोगों को कहना कि स्टॉक एक्सचेंज या कैपिटल मार्केट से अपने डर खत्म करें, और इस हमारे जो इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन होते हैं इनको अटेंड करें, ताकि आप लोगों के जितनी भी ज्यादा अवेयरनेस हो वो बढ़े और आप इसके आगे आके एक अच्छी और हेल्दी इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। जबरदस्त। बिस्मिल्लाह। जनरल पब्लिक के लिए मेरा ये एक मैसेज है कि वो एक तो सेव करने की आदत डालें, अपनी इनकम में सेव करें, और दूसरा उस सेविंग्स को किसी इडल इन्वेस्टमेंट में ना डालें, अपने बैंक्स में और इधर उधर ना रखें, बल्कि उसको इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम में लेके आएं ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिले। बहुत आला जी। सामीन, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।